हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है हमारी गवर्नमेंट की। तो उन्होंने 30 बिलियन डॉलर से ऊपर की डिमांड रखी है रिलायंस इंडस्ट्री से एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन। ये कहानी है क्या, रिलायंस ने जो ऑयल निकालने के लिए रिजर्व लिए थे उसको ढंग से मैनेज नहीं किया। इनिशियली जो एस्टिमेट था वो 10.3 टीसीएफ का था और सिर्फ 3.1 टीसीएफ निकाला गया, मतलब खाली 20% ही प्रोड्यूस किया गया। इसमें खाली रिलायंस नहीं फंसा है। बेसिकली जो डील हुई थी ना, इस डील के अंदर रिलायंस 70% पार्ट था और बीपी 30% पार्ट था। 2011 की बात है, बट रिलायंस उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाया। कहा जा रहा है मिस मैनेजमेंट है, इसलिए कॉम्पनसेशन मांगा जा रहा है और ये बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए रिलायंस के लिए। तो हो सकता है सही में मैनेजमेंट में दिक्कत आई हो सकता है इनको बाहर से सस्ता मिलता हो, इंडिया में निकालने में ज्यादा कॉस्ट आ रही हो। बेसिकली जो कुएं होते हैं ना, जहाँ से ऑयल निकाला जाता है, मान लो एक तरह से इन्होंने कुएं तो ले लिए पर कुएं से ऑयल नहीं निकाला। अगर ऑयल निकालते तो गवर्नमेंट को उसमें कहीं ना कहीं कट मिलता, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फायदा होता, प्लस हमारे देश को बाहर से ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए कॉम्पनसेशन मांगी जा रही है। 7 नवंबर को ये मामला कोर्ट के अंदर गया था। अब 2026 के मिड तक इसके बारे में कुछ बात निकल के आएगी। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, तो 2026 के मिड में जब वर्डिक्ट आएगा तब बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। बाकी रिलायंस वालों ने इसको कंप्लीटली मना कर दिया है कि भाई ये क्या मतलब हुआ, इररिस्पॉन्सिबल है बात। अभी कोर्ट के अंदर बात चल रही है और अब कैसे पहले ही ऑलरेडी जजमेंट दिखा सकते हो कैसा हो गया है। बाकी रिलायंस ग्रुप की बात करके चले तो 4.6 लाख करोड़ की वेल्थ ऐड करी है 2025 में इन्होंने। और खाली ये नहीं, बेसिकली पूरी दुनिया में सब अमीर हुए, अमीर और अमीर होता हुआ दिखाई दिया है। क्लियर कट बात ये है। अगर हम भारतीय ग्रुप की बात करके चले तो उन्होंने 3.7 लाख करोड़ गेन किया है। बजाज ग्रुप ने 2.6 लाख करोड़, एचडीएफसी ने 2.2 लाख करोड़, अडानी ने 1.1 लाख करोड़। तो जो लोग बोलते हैं अडानी बहुत अमीर हो गया, ये हो गया, भाई उतना पैसा तो नहीं बढ़ा जितना बाकी सबका बढ़ा है। हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है रिलायंस और अडानी ग्रुप को, और एक्चुअली नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से तो भारतीय ग्रुप सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है रिलायंस के बाद अगर बात करके चले तो। बट अगर हम टीसीएस की बात करके चले तो 3.7 लाख करोड़ और नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। रीजन क्या है, जो एआई क्लाउड वगैरह सब कुछ आ गया है, ये डोनाल्ड ट्रम्प की स्ट्रेटजीज, इसके चक्कर में टीसीएस को नुकसान देखने को मिला है। बाकी अडानी ग्रुप ने बोला है 1.8 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने वाले हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब होगा क्या, आने वाले टाइम के अंदर ये डिफेंस वाला बिजनेस बड़ा बन जाएगा और लोग कहेंगे वाह भाई गवर्नमेंट मिली हुई है, सेटिंग चल रही है। सीधी सी बात ये है, ऑलमोस्ट 5 से 6 साल से गवर्नमेंट पुश कर रही है ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को। तो जो लोग स्टेप इन कर रहे हैं उन लोगों को फायदा देखने को मिल रहा है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी सब्सिडीज मिल रही थी पहले से ही। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड ड्रोन को पता नहीं कितनी सदियों पहले बैन कर दिया था। तो ये अपॉर्चुनिटीज है और सबसे बड़ी बात ये था थोड़ा बड़ा गेम है। अगर आपको यूएवीज बनाने हैं, अंडर वाटर सिस्टम बनाना है, या कोई एआई ट्रैकिंग से कुछ वॉरफेयर वाला काम करना है, तो इसके लिए आपको थोड़े फंड्स भी चाहिए होंगे और ये बड़े प्लेयर्स आराम से कर सकते हैं। बाकी ये चीज मुझे बोलनी नहीं चाहिए पर मैं फिर भी बोल देता हूँ। जो लोग बोलते थे ना भाई कि मीडिया बिकी हुई है, अभी अगर आप पिछले कुछ टाइम से ट्रेंड देखोगे तो जो मीडिया थी वो सवाल उठा रही है भाई करंट गवर्नमेंट के ऊपर। पहले अगर अच्छा काम हो रहा था तो तारीफ भी कर रही थी, हाँ थोड़ी ज्यादा तारीफ करती थी, बट अब प्रॉब्लम्स आ रही है तो सवाल भी उठा रही है। अब मैंने कई लोगों की वीडियोस देखी है, वो कह रहे हैं भाई सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं आ रहे। पैसे क्यों नहीं आ रहे भाई, उनकी बैलेंस शीट दिखा रहे, देखो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। कॉमन सेंस वाली बात ये है, तुम तो ये कहते थे ना कि भाई पॉलिटिक्स से पीछे से पैसा आ रहा है, इसके पैसे आ रहे हैं, वो पैसे आ रहे हैं। तो अगर पीछे से सपोर्ट आ रहा था तो बैलेंस शीट लॉस में क्यों आ रही थी? सिंपल सी बात, ये लोग टीआरपी पे चलते हैं, किसी के सगे नहीं है। इनके लिए न्यूज नहीं होती, इनको ये दिखाई देता है कहां पर व्यूज आते हैं वहां पे खींचा जाए। कोविड के टाइम पे जो बुरा हाल हो रखा था वो मीडिया कवर नहीं कर रही थी, पूरा मीडिया अटेंशन स्विच कर रखा था। रिया चक्रवर्ती ने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया। तो अभी इनको दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस चक्कर में पॉल्यूशन एक सबसे अच्छा टॉपिक है, हॉट टॉपिक उठा लो। नुकसान मेरे जैसे लोगों को होता है जो एक वीडियो के अंदर ही तारीफ भी कर देता है गवर्नमेंट की, बुराई भी कर देता है। दोनों साइड की पार्टी मेरे को गालियां सुनाती है। फिर मेरे को याद है मैंने बीजेपी की एक पॉलिटिशियन के साथ में पॉडकास्ट किया था, मेरी वो वीडियो पे व्यू नहीं है। मेरे को उस वीडियो के अंदर बीजेपी की तरफ से भी हेट मिली है और दूसरी पार्टी से हेट तो मिलनी ही थी क्योंकि भाई बीजेपी का इंटरव्यू कर रहा हूँ। बट उसमें मैंने एकदम स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस पूछे थे। तो नया साल आ रहा है भाई, एक चीज बना लो, थोड़ा कॉमन सेंस जनरेट करते हैं हम सब मिलके। हम किसी साइड पे लीन नहीं होते, अपना दिमाग खुद लगाते हैं और जो फैक्ट्स है उसी की तरफ जाते हैं। सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग के पीछे नहीं जाते। अगर किसी चीज के बारे में 10 पॉइंट्स है और आपको 3 ही पॉइंट्स बताए जाएंगे तो कहानी ना जिस डायरेक्शन में मैं ले जाना चाहूंगा उस डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ। चलो छोड़ो, हो सकता है इंडिया के अंदर ना सारे के सारे पॉलिटिशियंस मिले हुए हैं, सारे के सारे बिजनेस में उनका पैसा लगा हुआ है, इसलिए इंडिया के बिजनेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगर हम ग्लोबली बात करके चले तो एआई बूम के चक्कर में 550 बिलियन डॉलर की वेल्थ ऐड हुई है यूएस टेक बिलियनियर्स के अंदर। एलॉन मस्क अकेले अगर देखा जाए 645 बिलियन डॉलर उनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है।
अगर खाली यूएस के टॉप 10 टेक बिलियनियर्स की बात करके चले तो उनकी कंबाइंड नेटवर्थ $2.5 ट्रिलियन हो गई थी क्रिसमस की शाम को। अगर हम गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जी ब्राइन की बात करके चले, ऑलमोस्ट 60% उनकी नेटवर्थ बढ़ती हुई दिखाई दी है। जेफ बेजोस की स्ट्रेटेजी एकदम अलग रही, भाई ठीक है वैल्यूएशन बढ़ रही है, अमेज़न बढ़ रहा है, हम शेयर्स बेचते रहते हैं। उन्होंने अमेज़न के $5.7 बिलियन के स्टॉक्स बेच दिए और वो अपनी स्पेस वाली कंपनी के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। इसके अलावा एआई बूम की वजह से 50 नए बिलियनर्स देखने को मिले हमको 2025 के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे सेल्फ मेड थे, बहुत सारे यंगेस्ट कैटेगरी में निकल के आए। और मुझे लगता है 2026 में हमको और बिलियनर्स दिखाई देंगे, क्योंकि धीरे धीरे एआई की वजह से चीजें करनी आसान हो रही है। आप कम टीम के साथ में बड़ा बिजनेस बना सकते हो। बाकी भाई वीडियो में देखने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस आके लाता रहता हूँ। इसके अलावा भाई एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसके हिसाब से ये जो रैम की शॉर्टेज ग्लोबली क्रिएट की जा रही है, ये एक प्लान है। कोरिया की जो रैम कार्टेल है उन सब ने मिलकर ये प्लान किया है। अगर देखा जाए तो 95% जो डी रैम की मार्केट है वो माइक्रोन, सैमसंग और एसके हाइनिक्स कंट्रोल करते हैं। 95%, जिसमें से माइक्रोन ने छोड़ दिया, सैमसंग ने छोड़ दिया है। तो मार्केट में अगर रैम अवेलेबल ही रहेगी तो प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देगा ना। अभी के टाइम पे 170% राइज देखने को मिल रहा है अगर हम रैम्स की बात करके चले तो। और इसका रीजन क्या है? सारी बड़ी कंपनीज को ग्रो करने के लिए एआई के अंदर अपने डेटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे और डेटा सेंटर्स के लिए मेमोरीज चाहिए होगी, रैम वगैरह चाहिए होगी, और ये सारी कंपनीज अब उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेगी। तो अगर ये रिपोर्ट करेक्ट है भाई, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है अगर देखा जाए तो। बाकी रशिया के एक बंदे हैं, उन्होंने असेंबली यूनिट टाइप्स की बात करी है, जहां पर वो अली एक्सप्रेस से मेमोरी चिप्स मंगा रहे हैं सैमसंग वगैरह की, चाइना से खाली पीसीबी मंगा रहे हैं और उन दोनों को जोड़ के अपनी खुद की रैम बना रहे हैं। 16 जीबी की रैम उनको $152 के आसपास पड़ रही है। तो क्या पता आप इन्हीं को फंडिंग मिल जाए, रशिया ही रैम्स बनाने लग जाए, यहाँ पे जो शॉर्टेज क्रिएट हो रही है रशिया उसको कैपिटलाइज करता हुआ दिखाई दे। तो अभी तो जुगाड़ू सेटअप में बात करी गई है, बट कहीं ना कहीं फंड्स आते हैं या सपोर्ट होता है तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। बाकी ओरेकल की बात करके चले तो वर्स्ट क्वार्टर रहा है इनका भाई 2001 से कंपेयर करके चले तो। मतलब .com बबल फटा था ना, उस टाइम पे 30% घटे थे क्वार्टर में, अभी ये 43% नीचे जा चुके हैं। हाँ ठीक है, बीच में इनका सर्ज आया था, 36% ऊपर गए, उसके बाद में नीचे आए हैं और कहीं ना कहीं नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ स्टोरी को अब लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं। और मुझे यही नहीं समझ में आया था जब ये ग्रोथ स्टोरी बड़ी थी, जब 36% का सर्ज आया था, मैं इसी न्यूज में बोल रहा था, मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, क्यों मिले जा रहा है, इतने बड़े ऑर्डर्स आ गए पर पैसा इधर का उधर ही घुमाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा बवाल है। अच्छी बात यह है पूरी दुनिया बहुत जल्दी समझ गई, इस चक्कर में ओरेकल के अंदर करेक्शन देखने को मिल रही है। बट क्या ये ओरेकल की करेक्शन अ बिगिनिंग ऑफ अ टेक बबल बस्ट है? इन्होंने जितना मार्केट से डेट उठाने की बातें करी है और वो डेट नहीं चुका पाते हैं और बैंकरप्ट होते हैं और उसकी वजह से एक चेन ऑफ इवेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, क्या ये शुरुआत हो सकती है टेक बबल बस्ट की? बाकी इंडिया के टॉय एक्सपोर्टर्स की बात करके चले तो वो 8 से 10% का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से। बेसिकली इंडिया यूएस के अंदर एक्सपोर्ट्स कर रहा था दबा के बहुत सारे टॉयज, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ कर दिया, जो कि पहले 25% का हुआ करता था। इसके चक्कर में ऑलमोस्ट $15 मिलियन के ऑर्डर्स को फ्रीज कर दिया गया, रोक दिया गया। $20 मिलियन की अनसेंड इन्वेंट्री बढ़ी है, मतलब गोदाम में माल पड़ा है $20 मिलियन का, और ये एक कंपनी की हम बात करके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर नहीं जा रहा यूएस के अंदर तो इंडिया के अंदर निकाल दो यार, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और बेचा जा सकता है इंडिया के अंदर भी। और रीजन क्या है, देखो इंडिया पे टैरिफ लगा तो किसी को तो लेना था, वो चाइना वियतनाम शिफ्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नुकसान तो देखने को मिला ये टैरिफ वाले कांड के चक्कर में। और दूसरी साइड पे चाइना यूएस का पंगा चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, बट उनको उतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि उनके पास में पावर है। अब एक सवाल और है भाई, 24,600 इंडियंस को डिपोर्ट किया गया ग्लोबली 2025 के अंदर। तो सवाल ये है कि सबसे ज्यादा डिपोर्ट किसने किया होगा, और इसका आंसर यूएस नहीं है। सबसे ज्यादा डिपोर्ट किया गया है सऊदी अरेबिया से, 11,000 से ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं। यूएस की बात करके चले तो वो 3800 इंडियंस को डिपोर्ट किया है, पिछले 5 साल में हाईएस्ट नंबर है, बट 3800 किया है। सऊदी अरेबिया ज्यादा बड़ा नंबर लेके बैठा है। म्यांमार ने ऑलमोस्ट 1600 लोगों को भेजा है और वो साइबर क्राइम के चक्कर में निकाला उन्होंने। यूएई की बात करके चले तो 1469, मलेशिया 1485, बहरीन 764, थाईलैंड 481 और कंबोडिया 305 लोगों को डिपोर्ट किया है इंडियंस की बात करके चले तो। और स्टूडेंट्स की बात करके चले तो रशिया ने भी 82 लोगों को डिपोर्ट किया है इंडियन स्टूडेंट्स की बात करके चले तो। इसके अलावा अगर हमारी गवर्नमेंट की बात करके
चले तो उन्होंने 44,700 करोड़ की शिप डेवलपमेंट स्कीम निकाली है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। अभी टाइम पे ग्लोबल शॉर्टेज देख रहे थे हम शिप कंटेनर्स की, तो गवर्नमेंट ने सही फोकस किया है भाई, कैपेसिटी बढ़ाई जाए, शिप्स बढ़ाई जाए, कंटेनर्स बढ़ाए जाए, जिस चक्कर में इंसेंटिव स्कीम निकाली गई है, जहां पर 15 से 25% तक की फाइनेंशियल एड दी जा रही है अगर आप स्पेसिफिक ग्रेड और स्पेशलाइजेशन की वेसल्स बनाते हो तो। और स्टेज वाइज पैसा मिलेगा, इंसेंटिव्स भी देखने को मिलेंगे, प्लस 40% क्रेडिट नोट भी मिलेगा अगर आप स्क्रैप करते हो तो बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलेगा भाई इससे। अभी नहीं दिखाई देगा, अगेन 2 से 3 साल के बाद इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बाकी इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करके चले तो 1.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट करी है भाई पिछले 5 सालों में। इन्होंने जो पीएलआई स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर निकाली गई है उसकी वजह से होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 4 लाख डायरेक्ट नौकरियां देखने को मिली है, 9,30,000 इनडायरेक्ट नौकरियां देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 25,000 करोड़ की वेजेस दी गई है भाई। और इंडिया नंबर 2 बन जाएगा अगर मोबाइल एक्सपोर्ट्स की बात करके चले 2026 के अंदर। 2015 के अंदर नंबर 167 पे था भाई। क्या जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ऐसे 100 चाइनीज प्रोडक्ट्स है जिनकी इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस को बढ़ा सकती है। एक जगह पे हम चाइना से रिलेशनशिप कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, चाइना हमारे लिए रिलैक्सेशन भी कर रहा है, दूसरी साइड पे हम ऐसे स्टेप्स भी ले लेते हैं, ईडी वाला कांड भी कर देते हैं। समझ में नहीं आ रहा मतलब ना गवर्नमेंट का टेक क्या है। देखो कोई कुछ भी बोले, चाइना के पास में आज इतनी पावर है, ये जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है ना, इसको रोका जा सकता है आज ही। अगर चाइना रोक दे कि भाई इंडिया के अंदर मैं इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई नहीं करूंगा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इतने मोबाइल फोन्स बन रहे हैं, ये जो पीएलआई स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स बन गया, ये बन गया, सारा सामान रुक जाएगा। क्योंकि अभी के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ चीजें जो इंडिया के अंदर बन रही है वो असेंबल ही हो रही है। अभी तो डिस्प्ले बनना शुरू हो रहा है इंडिया के अंदर, चिप्स तो बनी ही नहीं है, बहुत सारी चीजें तो बनी ही नहीं है, अभी प्रोसेसर बनने हैं, बहुत सारी चीजें बननी है जो चाइना से आ रही है, फिर चाइना से असेंबल होकर इंडिया में बनेगी। बाकी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2025 के अंदर 1.6 लाख करोड़ की सेलिंग करी है। मतलब इतना पैसा इंडियन मार्केट से निकला है। इक्विटी मार्केट की बात करके चल रहे हैं, 18 बिलियन डॉलर के आसपास की इंडिया की इक्विटी मार्केट है। और यहाँ पे 2024 की बात करके चले तो 427 करोड़ का इन्फ्लो देखने को मिला था। मतलब इन्फ्लो रुकता हुआ दिखाई दिया था। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करके चलूं तो वहां पर 1.71 लाख करोड़ का ग्रोथ देखने को मिली थी। मतलब उस टाइम पे पैसा 2023 के अंदर घुसा, 2024 के अंदर रुकता हुआ दिखाई दिया और 2025 के अंदर नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दिया है। हमारी करेंसी भी नीचे गई है इस साल की अगर बात करके चले तो, और फॉरेन फंड्स भी गए हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस खराब होती हुई दिखाई दी है। लेट्स सी 2026 कैसा रहता है। बाकी पीएनबी की बात करके चले तो पीएनबी ने 2434 करोड़ का लोन फ्रॉड रिपोर्ट किया है आरबीआई को। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। देखो कहानी क्या है, एक कंपनी थी SREI करके, उनका 32,700 करोड़ का डेट था, जिसमें से 2434 करोड़ के आसपास का पीएनबी का डेट था। उसके बाद कंपनी ने अपने आप को बैंकरप्सी के लिए फाइल कर लिया। उसके बाद एज अ बैड डेट दिसंबर 2023 के अंदर इसको खरीद लिया गया, जहां पे पीएनबी को मोटा मोटी मान लो आधा पैसा दे दिया गया होगा। बट पीएनबी ने अभी के टाइम पे ये सारा का सारा लॉस बुक कर लिया कि भाई ठीक है पैसा आएगा ही नहीं। देखो कहानी क्या होती है, बैड डेट जब आप बेचते हो ना ये गवर्नमेंट एजेंसीज को, तो आपको कुछ पैसा मिल जाता है और कुछ प्रॉमिस किया जाता है कि भाई ठीक है अगर रिकवरी होगी तो हम आपको कुछ पैसा दे देंगे। तो पीएनबी ने कहा कि भाई रिकवरी होगी ही नहीं, तो इस चक्कर में उन्होंने अपनी बुक्स में ये नंबर को बुक कर लिया है। उसके बावजूद भी 14% के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अब सवाल ये निकल के आता है कि अभी क्यों रिपोर्ट किया गया है इस फ्रॉड को, क्योंकि उनको अभी पता लगा है कि ऐसा हुआ है। केपीएमजी की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये देखने को मिला है और उन्होंने प्रैक्टिस के चलते आरबीआई को रिपोर्ट किया है कि भाई देखो ये फ्रॉड था, क्योंकि फ्रॉड में फिर अलग चीजें प्रैक्टिस होने लग जाएगी। अगर आपने कंपनी बैंकरप्ट फाइल करी है, आप पैसा नहीं चुका पाए, बिजनेस किया था, सब कुछ किया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने उन पैसों को घुमाया था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुई थी, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक कंपनी बनाई, बैंक से लोन लिया, उसके बाद मैंने अपने भाई को काम दे दिया, अपने पापा को काम दे दिया, अपनी मम्मी को काम दे दिया, अपनी वाइफ को काम दे दिया, या फिर मैंने अपने चाचा के लड़के को दे दिया, मामा के किसी रिश्तेदार को, किसी को दूर के एंड के किसी को दे दिया, और वहां मेरी सेटिंग है। एक्चुअली वो जो माल आ रहा है मेरे पास आ रहा है वो 10 रुपए का माल है, बट बुक्स के अंदर हम 50 रुपए का दिखा रहे हैं। तो हर एक माल के ऊपर 40 रुपए के ऊपर का नंबर दिखाई दे रहा है और इसको बहुत ही मुश्किल होता है ट्रैक करना कि भाई यहाँ पे घोटाला हुआ है। तभी सेबी ने कहा था कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होती है उसको आपको बताना पड़ेगा कि भाई देखो ये जो मैं काम कर रहा हूँ रिलेटेड पार्टी के साथ में कर रहा हूँ। बाकी इंडिया मार्ट की बात करके चले तो उन्होंने ओपन एआई को सू कर दिया है भाई। उन्होंने कहा है चैट जीपीटी के सर्च रिजल्ट्स में हम दिखाई नहीं दे रहे भाई। अब इंडिया मार्ट का कहना है कि ओपन एआई रिलाई कर रहा है जो यूएसपीआर नोटोरियस मार्केट रिपोर्ट है ना उसके ऊपर। बेसिकली उस लिस्ट के अंदर इंडिया मार्ट है जिसके हिसाब से इंडिया मार्ट पे नकली माल भी बेचता है और वो ठीक है मिलता है।
बट इंडिया मार्ट का कहना है कि बहुत सारे B2B राइवल्स है उनके, जैसे DH गेट हो गया, शॉपी हो गया, वो भी उस रिपोर्ट के अंदर है बट वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। इंडिया मार्ट के कहने के चक्कर में अभी ये बाकी कंपनीज भी जाएगी लपेटे के अंदर। बाकी 13 जनवरी को हमको ये हियरिंग सुनने को मिलेगी, फिर देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा कार देखो की बात करके चले तो कॉलेज देखो के अंदर $10 मिलियन ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्हीं की खुद की सब्सिडरी है और उसके अंदर पैसा डाला जा रहा है ताकि कॉलेज एडमिशन को बूस्ट अप किया जा सके। भाई सीजन आ रहा है, बस जल्दी ही शुरू हो जाएगा, तो अभी से उसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट थी, कंपनी ने ही अपनी सब्सिडरी के अंदर फंड डाल दिया है। इसके अलावा वाओ मोमोज की बात करके चले तो 75 करोड़ रुपीस उन्होंने भी रेज करे। 2838 करोड़ के आसपास की इनकी वैल्यूएशन हो गई है। रेवेन्यू भी 13% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट 114 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट किया है इन्होंने। और पिछले कुछ टाइम से सब बेचने लग गए भाई। मोमोज बेचते थे पहले, फिर उसके बाद वाओ चाइना निकल के आया, फिर चिकन भी आ गया, कुल्फी भी आ गया। मेरे को ऐसा लगता है जो मन कर रहा है वो ले आया है, बट कहीं ना कहीं इनकी क्वालिटी खराब हुई है, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम लिस्ट स्पेस की बात करके चले तो उन्होंने मेजॉरिटी स्टेक्स एक्वायर करे हैं एबी लाइटिंग के 204 करोड़ के अंदर। और ये डील हुई है ना, यहाँ पे 173 करोड़ रुपीस तो कैश दे दिया गया है और 31 करोड़ के शेयर स्वैप किए गए हैं। मतलब लिस्ट स्पेस के उनको शेयर्स मिलेंगे। पिछले कुछ टाइम से लिस्ट स्पेस बहुत तेजी से एक्वायर कर रहा है भाई, 5वां एक्विजिशन हो गया ये रिसेंट टाइम्स की अगर बात करके चले तो। और ये IKEA बैक्ड भी है। इनका रेवेन्यू 23% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 1460 करोड़ पे गया। लॉसेस कंट्रोल हुआ है बट लॉसेस अभी भी बहुत ज्यादा है, 242 करोड़ के है। बाकी मेरे हिसाब से ये जो अभी काम कर रहे हैं ना कि भाई डिजाइन भी हम कर लेंगे, लाइट भी हम दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रही है इसकी वजह से मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे और शायद लॉसेस भी बेटर होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा सोल स्टोर की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 38% घटता हुआ दिखाई दिया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। रेवेन्यू इनका 37% ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे तो क्लियर दिखाई दे रहा है भाई, कंपनी ने अपने आप को एक्सपैंड किया, दबा के एड चलाई है जिस चक्कर में रेवेन्यू बढ़ा है और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट हिट हुआ है। अब सिंपल सी बात, अगर आप स्केल करते हो तो प्रॉफिट हिट होता है, बट कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूएशन बढ़ती है ना, तो अभी ये खींच रहे हैं अपने आप को कितना ज्यादा स्केल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि जिस टाइम पे आप स्केल हो जाते हो ना, एक नंबर बड़ा होने के बाद में अगर आपका रिपीटेशन अच्छा है तो प्रॉफिट नंबर्स अपने आप धीरे धीरे करके इंप्रूव होते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है। अगर आपने मान लो आज सोल स्टोर की 2 टी-शर्ट ले ली, आपको अच्छी लगी, अब अगले साल शायद आप बिना एड्स के या फिर बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर सोल स्टोर का माल ले सकते हो। अगर आपको माल अच्छा लगा तो हो सकता है आप 10 बंदों को रिकमेंड भी करोगे। शायद ये 100% लोग नहीं करेंगे, 0.01% लोग करेंगे, बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से नंबर्स बहुत बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। तो अच्छी चीज ये है कि ये लॉस नहीं कर रहे बट एक्सपैंड कर रहे हैं। दूसरी साइड पे अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करके चले, जैसे रेयर रैबिट हो गया जो कि हाई मार्जिन्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, तो 636 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया और 76 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। फाइनेंशियल ईयर 24 की बात कर रहा हूँ। बेवकूफ की बात करके चले तो उनका फाइनेंशियल ईयर 25 का नंबर आ गया था, जहां पर उन्होंने 173 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। रॉन्ग की बात करके चले वहां पर 223 करोड़ का रेवेन्यू हमको देखने को मिला था, जो कि 9% नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था। मेरे हिसाब से टी-शर्ट ब्रांड्स में जो मुझे पर्सनली याद आता है, बेवकूफ होता था मेरे कॉलेज टाइम के अंदर और बहुत ही तेजी से स्केल कर रहा था, बट कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ही खतरनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका ROC ही 7% का है, एबिटा मार्जिन 9% के आसपास का है, तो ठीक है, बेटर डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर अगर आप देखोगे ना, देखो ROC एटलीस्ट 10-12% का तो होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस लोन लेने के लिए जाते हो तो आपको 10-12% तो देना ही पड़ता है ना। तो ROC 10-15-12% का तो होना ही चाहिए। 7% है, ठीक है, चलेगा अभी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है 250 करोड़ रुपए की करंट एसेट पड़ी है इनके पास में और 30 करोड़ रुपीस के आसपास इनके पास में कैश और बैंक बैलेंस पड़ा है। बाकी बड़ा शॉकर देता हूँ, संतूर जो ब्रांड है वो इंडिया का टॉप सेलिंग सोप ब्रांड बन गया भाई 2025 का। मतलब बचपन में मैं संतूर यूज करता था, सही बताऊं तो अभी तो उतना दिखाई भी नहीं देता भाई। ठीक है, अब थोड़े ऑनलाइन वाले हो गए, ऑनलाइन ऑर्डर करती है, वो वाइफ ही ऑर्डर करती है और थोड़े स्पेसिफिक ब्रांड के ऊपर ही है बहुत टाइम से, इसलिए संतूर की तरफ कभी ट्राई नहीं किया। बट भाई नंबर 1 ब्रांड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2012 के अंदर ये 1000 करोड़ रुपए हुआ करता था मोटा मोटी। इस टाइम पे मैंने यूज किया होगा इनको। 2018 के अंदर लक्ष्य से आगे निकल गए भाई, ये 2000 करोड़ पे पहुंच के, और 2025 के अंदर 2850 करोड़ पे जाते हुए दिखाई दिए। बाकी इंडियन स्टार्टअप्स की बात करके चले तो 2025 के अंदर $10.5 बिलियन रेज करे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 17% ड्रॉप है ईयर ऑन ईयर। अगर बात करके चले तो ओवरऑल डील्स की बात करके चले तो 39% का ड्रॉप देखने को मिला है। सीड फंडिंग की बात करके चले तो 30% का ड्रॉप देखने को मिला है। अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है 7% से, बट लेट के अंदर
-26% देखने को मिला है। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन भी 53% से घटता हुआ दिखाई दिया है। बाकी एआई फंडिंग के अंदर थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। 100 डील्स ही हुई है देखा जाए तो, पर 4% का ग्रोथ देखने को मिला है। दूसरी साइड पे अगर हम यूएस की बात करके चले तो वहां पे 141% का राइज देखने को मिला है एआई फंडिंग की बात करके चले तो। 42 आईपीओ देखने को मिले, 136 मर्जर्स एंड एक्विजिशंस देखने को मिले। यूनिकॉर्न्स फ्लैट रही है बट वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तलाश में रही है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। और अगर ये आईपीओ बाई कंट्री में देखोगे भाई, हम यूएस से बाद में आ रहे हैं, चाइना से आगे निकल रहे हैं। आप समझो इतने आईपीओ निकाले गए इस साल। अब अगला साल देखो कैसा रहता है। मैंने शायद पिछले साल इसी टाइम के आसपास जब बोला था कि अगले साल हमको मर्जर्स और एक्विजिशंस देखने को मिलेंगे क्योंकि कंसोलिडेशन आ रहा है मार्केट के अंदर, फंडिंग नहीं आएगी उस लेवल की, तो वही होता हुआ दिखाई दिया है। अगला साल बहुत ट्रिकी रहने वाला देखा जाए तो, क्योंकि फंड जाएंगे एआई के अंदर ही, और अगर एआई बबल फटता है तो करेक्शन आएगी, उसके बाद में ऑल्टरनेट फंड्स में घुसेगा पैसा। एक जगह मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहां पर कहा जा रहा था कि भाई मार्च अप्रैल के अंदर क्या पता हमको ये एआई बबल जो बन रहा है वो फटता हुआ दिखाई दे, पर मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कुछ होगा। अभी तो डेटा सेंटर्स बनने हैं, उसका कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, फिर वो चीजें होगी। मैं तो पिक्चर के हिसाब से सोच रहा हूँ, बाकी तो भाई मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है। बाकी इंडिया के हाउस होल्ड गोल्ड की बात करके चलिए तो $5 ट्रिलियन पे पहुंच गया है नंबर मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से। इस टाइम इंडियन हाउस होल्ड में, मतलब सबके घर पे मिला के देखा जाए, 34,600 टन का गोल्ड पड़ा है भाई। आरबीआई ने अपनी गोल्ड की होल्डिंग बढ़ाई है भी रिसेंटली, 75 टन ऐड किया है 2024 से अब तक में, तब जाके वो 880 टन तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम यूएस की बात करके चले तो उनके पास में 8133 टन के आसपास का गोल्ड है। देखा जाए तो हमने बहुत ज्यादा गोल्ड इकट्ठा कर रखा है हमारे देश वालों ने। अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू देखी जाए तो हमारी जीडीपी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है गोल्ड की वैल्यू। हाँ ठीक है, गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, इसलिए नंबर ऊपर दिखाई दे रहा है। बाकी मार्केट करेक्ट होती हुई दिखाई दी है, पिछले 4 दिन से यही देखने को मिल रहा है, मार्केट लाल ही दिखाई दी है। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। टाटा स्टील ऊपर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि चाइना के ऊपर अभी वो लगने वाला है ना टैरिफ, जो 100 प्रोडक्ट्स हो गए उसमें स्टील व्हील लपेटे में आने वाले, इसलिए ऊपर दिखाई दे रहा है। बाकी अडानी पोर्ट्स नीचे है, पता नहीं भाई, अभी शिप के ऊपर सब्सिडीज अगर निकाली जा रही है तो अडानी पोर्ट्स तो अच्छा जाना चाहिए ना। बाकी अडानी का शेयर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।